है डिडक्शन विच आर नॉट एडमिसिबल एज पर सेक्शन 40। ये डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होंगे इनकम में से। आपको मैंने तो बताया था कैसे हम इनकम कैलकुलेट करेंगे और कौन कौन सा डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं इनकम में से, यानी कि हम उनको एक्सपेंस मान के डिडक्ट कर सकते हैं प्रॉफिट में से। लेकिन अब बात कर रहा हूँ मैं उन डिडक्शन की जो आपको अलाउड नहीं है। आपने वही पीएल अकाउंट में दिखा रखे हो कि ये हमारा खर्चा हो गया, लेकिन वो आपको इनकम टैक्स एक्ट अलाउ नहीं करेगा। तो देखते हैं कौन से डिडक्शन है वो वाले। सबसे पहले आपका सेक्शन 40A, ठीक है, एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी फी और टेक्निकल सर्विस, ठीक है, विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट कंपनी। ठीक है, क्या बताया इसने कि कोई भी इंटरेस्ट या रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो आपने दी है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, पहली बात, या इंडिया में दी है लेकिन दी है नॉन रेजिडेंट कंपनी को या फॉरेन कंपनी को, ठीक है, ऑन विच टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। अच्छा ठीक है, दोबारा मैं कर लेता हूँ आपसे। ऑन विच टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर चैप्टर, ये लिखा हुआ है आपका नॉट डिडक्टेड। सीधी बात इतनी है कि आपने ऐसी कोई रॉयल्टी, फीस या इंटरेस्ट इनकम जो आपने दे दी है, या तो इंडिया के बाहर दी है या फिर इंडिया में दी है कंपनी को, लेकिन उस कंपनी से आपने टैक्स नहीं काटा, ठीक है, टीडीएस नहीं काटा आपका, तो क्या होगा, आपको अलाउ नहीं होगा वो डिडक्शन क्लेम करना। ठीक है, तो आपको टैक्स काटना है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, वरना फिर आपको नहीं काटेंगे तो वो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जो कि आपने दिया है इंटरेस्ट पे, रॉयल्टी पे या कोई फीस पे या किसी टेक्निकल नो हाउ पे, है ना, तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एज डिडक्शन। ये पहला था आपका 40A। हम जा रहे हैं नेक्स्ट पे 40B या 40A1, पहले ये कर लेते हैं। Section 40A1A provides that 30% of any sum payable to a resident on which tax is deducted at source shall be allowed। यहाँ पर देखो अलग केस है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, वो टैक्स तो आपने काट लिया, ठीक है, लेकिन अगर आगे लिखा है पढ़ लीजिए, सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और सच टैक्स आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ऑन बिहाफ ऑफ द ड्यू डेट। सीधी बात इतनी है कि आपने फिर से टीडीएस नहीं काटा, या काट तो लिया पर आपने अभी तक इनकम टैक्स वालों को जमा नहीं किया। वो पहले हम बात की थी 40A, वो था आपका रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट्स के लिए, और ये है हमारा रेजिडेंट के लिए, तो दोनों कैटेगरी अलग अलग है। वहां पर सिर्फ इतनी बात थी कि आपने डिडक्ट नहीं किया, यहाँ पर क्या डिडक्ट तो कर लिया पर जमा नहीं किया, है ना, तो ऐसा है। तो इस केस में भी आपको वो 30% आपको वो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, उसका 30% वो अलाउ नहीं करेंगे आपको एज रिडक्शन। अब ये क्वेश्चन दे रखा, प्रैक्टिकल का देख लेते हैं, ये जो एग्जाम में आता है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। डेल्टा लिमिटेड क्रेडिटेड द फॉलोइंग अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ रेजिडेंट पे। ये ध्यान रखना, ये रेजिडेंट है, यानी कि जो बड़ा सेक्शन हमने वही बड़ा है इसके अंदर। तो क्या बोल रहा है आपसे वो, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। देखो सीधी सीधी बात है, जब यहाँ लिखा हुआ आगे तो अलाउ करना ही नहीं है। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है, तो क्या होगा, अज्यूमिंग दैट रेजिडेंट पे इन ऑल द केसेस मेंशन बिलो हैव नॉट पेड द टैक्सेस। ना तो रेजिडेंट ने टैक्स दिए और ना ही आपने टैक्स दिए, तो क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। पहला केस है आपका सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी दी कितने की, 12 लाख की। दूसरा केस है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, वो है 28,000 रुपये का, ठीक है, दिया है वो अप्रैल में। तो ये क्वेश्चन बना आपका पहला वाला इसके ऊपर। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे इसके। आपको ध्यान रखना है कि अगर टैक्स काट नहीं, टीडीएस नहीं काटा, जमा नहीं किया, तो फिर कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा और 30% उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ही देख लेते हैं, ये रहा आंसर आपके सामने। ये सैलरी थी आपकी, ठीक है, सैलरी में टीडीएस काटा ही नहीं है आपने, तो मैंने कहा 30% डिसअलाउ कर देंगे, यानी कि 3,60,000 डिसअलाउ हो जाएगा और बाकी बचा हुआ आपका 8,40,000 जो बचेगा वो आपको अलाउ कर देगा वो इनकम टैक्स, यानी कि पूरा डिसअलाउ कर देगा, बाकी जो बचेगा आपको वो अलाउ कर देगा। तो 3,60,000 रुपये जो आपके हैं वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ये नहीं डिडक्शन मिलेगा आपको 12 लाख में से
सिर्फ 8,40,000 का मिलेगा। ऐसे ही सेकंड केस है आपका, देख लो। सेकंड में क्या बोल रहा है आपसे, वो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन सेम है, आपने फिर से वही बात था कि 28,000 का था आपका रेम्यूनरेशन डायरेक्टर का, इसका 30% यानी कि 8400 रुपये, ये आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, बाकी को आप क्लेम कर सकते हैं एज रिडक्शन। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था इसमें छोटा सा, जो हमने अभी कर लिया। आगे आ गए हम सेक्शन 48(2) पे। एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स और सेस लेविड ऑन प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। जो आपने टैक्स दिया है, ठीक है, टैक्स तो कभी टैक्स के अंदर अलाउ करेंगे ही नहीं, तो ये ध्यान रखना, आपने कोई भी टैक्स दिया है तो आपको वो अलाउ नहीं होगा रिडक्शन क्लेम करना, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो आप जो पीएल अकाउंट में टैक्स लिखते हैं इनकम टैक्स, वो आपको वहां पर अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 48(2)B। उसमें क्या बोल रहा है आपसे वो कि वही रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, ठीक है, विच इज लेविड एक्सक्लूसिवली। उसके बाद एनी अमाउंट अप्रोप्रिएटेड डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट, और ये लिखा हुआ है आपका सामने। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है आपसे कि ये सब अमाउंट जो है ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं अलाउ करेंगे? देखो यहाँ लिखा है पहले, यहाँ पर एनी अमाउंट पेड बाय रॉयल्टी, लाइसेंस फी और सर्विस प्रिविलेज फीस टू एनी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब खाली स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट या उसके एंटरप्राइजेज भी इसमें कवर हो जाएंगे। लिखा हुआ सामने, अ कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, बाय ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट की जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको, ये है आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन। दूसरा है अ कंपनी इन विच मोर देन 50% ऑफ द शेयर, ये भी पता है आपको कि 50% से ज़्यादा शेयर है किसी स्टेट के पास, तो भी क्या है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वो कंपनी बन जाएगी, है ना। तो सारी कंडीशन दे रखी है कि किसको अलाउ नहीं है। तो ये तो हमको पहले से पता है कि कौन कौन सी जो एंटिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये बोल रहा है कि जो भी आप दोगे इनको इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस, तो वो आपको हम अलाउ नहीं करेंगे एज रिडक्शन। ठीक है, हम चलते हैं आगे 48(3) पर। एनी सम विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है, इफ इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट, और फिर से वही ई टैक्स हैज नॉट बीन पेड देयर ऑन। ठीक है, सैलरी भी आपने किसी को दी है लेकिन इंडिया के बाहर दी है। पहले हमने देखा था A12 में कि इंडिया के अंदर सैलरी दी थी तो 30% आपको डिसअलाउ था, लेकिन अब आपने सैलरी इंडिया के बाहर दी है और टैक्स नहीं काटा, तो आपको हम उस पर कोई डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, एनी कंट्रीब्यूशन टू अ पीएफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉई unless the assessee has made effective arrangement to make sure tax shall be deducted as source from the payment made from the fund। ठीक है, सीधी सी बात इतनी है कि जो भी हम प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हैं, अब एम्प्लॉय को जो बेनिफिट हो रहा है उसका अगर हम टीडीएस नहीं काटेंगे तो वो भी हमारे को पूरा का पूरा सम डिसअलाउ हो जाएगा, चाहे आप कितना मर्जी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दो, वो हम काउंट नहीं करेंगे, आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा उस अमाउंट का, अगर आपने टैक्स नहीं काटा है तो। ठीक है, फिर है टैक्स पेड ऑन परक्विजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट डिडक्टिबल। आपने एम्प्लॉय का टैक्स दे दिया, उसको परक्विजिट बोलते हैं हम, और उसके ऊपर टैक्स दे दिया आपने, तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे एम्प्लॉयर को। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स दे दिया तो उसको हम डिडक्शन नहीं मानेंगे, उसको हम रिबेट नहीं देंगे, डिस्काउंट नहीं देंगे, इसको एम्प्लॉयर को उसका। ठीक है, अगर वो पेमेंट कर रहा है तो अपने टैक्स की, तो भी नहीं अलाउड है उसको, किसी और का टैक्स देगा तो भी अलाउड नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉय क्यों ना हो उसका। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आपसे, ओके, एनी केस, क्या यहाँ पर आपकी कोई फर्म तो एलएलपी हो, या तो आपका बिजनेस एलएलपी हो, ठीक है, या फर्म एसएससी हो, जैसे कि आपका होता है एसोसिएशन पर्सन बोलते हैं उनको, तो उनको हम फॉलोइंग अमाउंट जो है वो अलाउड नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, कंपनी नहीं है आपकी, कंपनी के अलावा ना सिंगल ओनर हो, आप हो पार्टनरशिप, एलएलपी हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, तो वहाँ पर वो क्या क्या अलाउ नहीं करेंगे देख लो एक बार। सबसे पहले है रेमुनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर, जो पार्टनर काम कर रहे हैं उनको तो अलाउ कर देंगे, लेकिन जो पार्टनर काम नहीं कर रहा उसको भी आप सैलरी दे रहे हो, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, क्लेम कर रहे हो बिना बात का, तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद रेवोल्यूशन टू वर्किंग पार्टनर भी है, बट नॉट ऑथोराइज बाय डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं हुआ कि आप पार्टनर को सैलरी दोगे और आप सैलरी दे रहे हो, तो भैया टैक्स वाला बोलेगा आप पागल मार रहे हो हमारे को, हम आपको कोई रिबेट नहीं देंगे। ठीक है, फिर से वही नेक्स्ट वाला, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट टू अ पार्टनर ऑथराइज बाय डीड
बट रिलेट्स टू अर्लियर पीरियड, कि आपको डीड ने अलाउ तो कर रखा था कि आप उसको सैलरी दे सकते हो या इंटरेस्ट दे सकते हो, लेकिन वो पुराने पीरियड पे आप दे रहे हो, तो पुराने पीरियड का पीरियड में हम अलाउ नहीं करते, इसको हम डिसअलाउ कर देते हैं। तो ये वो एक्सपेंसेस है जो एक फर्म को अलाउड नहीं है, ठीक है, उनका डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा अगर उन्होंने ऐसे किया हुआ है तो पहला क्या था आपका रेम्यूनरेशन, अगर जो पार्टनर काम नहीं कर रहा है उसका रेम्यूनरेशन, या फिर पार्टनर काम कर रहा है रेम्यूनरेशन उसको आप दे रहे हो, लेकिन वो रेम्यूनरेशन आपके डीड से ऑथोराइज नहीं है, या आपने पास्ट का दिया है इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन, वो भी अलाउड नहीं है आपको। फिर आगे आपका इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम, आपको 12% पर एनम वो भी अलाउड है डीड से, तब आपको देना है, उससे ज़्यादा दे दिया तो वो अलाउ हम नहीं करेंगे एज डिडक्शन, हमारे यहाँ खर्चा आपका वो नहीं हुआ, आप फॉल्स क्लेम कर रहे हो उसका। ये सारे खर्चे हैं जो हम क्लेम करते हैं कि हमारा भाई इनकम से इतना लॉस हो गया या इतना खर्चा हो गया, इनको हमें माइनस कर दो, तो उसके लिए वो बोलेगा कि नहीं भाई हम नहीं करने वाले, ठीक है, उसके लिए बोलेगा हम नहीं करने वाले। उसके बाद रेम्यूनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब लिमिट, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है आपके सामने कि इस लिमिट से आपने एक्स्ट्रा दे दिया तो हम अलाउड नहीं करेंगे। जैसे कि ये है बुक प्रॉफिट का, ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और लॉस कितना मिलेगा आपको, 1,50,000 या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट जो ज़्यादा हो, ये आपको हम अलाउ करते हैं। या फिर 3 लाख से ऊपर है तो बैलेंस का मिलेगा 60%, ठीक है, इतना हम अलाउ करेंगे। इससे ज़्यादा आपने दिया है तो भैया आप जानो, आपका काम जाने और राम जाने, हम उसको बाकी को अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था वो एक्सपेंसेस जो पार्टनरशिप फर्म्स को या फर्म्स को अलाउड नहीं है। कंपनी को तो ऐसे समस्या आएगी ही नहीं, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आएंगी, जब आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या आपकी कोई फर्म है, ठीक है। एक क्वेश्चन सामने आपके आ रहा है, ये देखिए, अ फर्म हैज पेड 7,50,000 एज रेम्युनरेशन टू पार्टनर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड, अच्छा अच्छी बात है, ये तो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा लिमिट क्या है। इट हैज़ अ बुक प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपीज़, कोई बात नहीं, 3 लाख तक तो मैंने बताया था आपको, 90% या जो ज़्यादा हो उसका, तो 3 लाख का 90% 2,70,000 रुपये, और इसके जो एक्स्ट्रा है 7 लाख, उसमें बताया था मैंने कितना 60%, तो 4,20,000, ये आपको अलाउड होगा 6,90,000। आपने अलाउ किया 7,50,000, ये हम पूरा आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ 6,90,000, बाकी सब डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लो एक बार कि 7,50,000 रुपये का आपने खर्चा दिया पार्टनर को एज रेम्यूनरेशन, लेकिन जो आपको अलाउ करता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट, वो क्या बोलता है, पहले 3 लाख पे 90%, ये रहा, ठीक है, या 1.5 लाख जो हायर हो तो ये ज़्यादा है तो ये हो गया। उसके बाद 3 लाख से ऊपर 60% है, 60% है, 7 लाख पे 60%, 4,20,000, ये आ गया 6,90,000, ये अलाउ किया जाएगा, बाकी अमाउंट डिसअलाउ कर दिया जाएगा 7,50,000 में से, ठीक है। ये लास्ट है आपका सेक्शन 40BA कि इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या नहीं आपको अलाउ होगा, फॉलोइंग विल नॉट बी अलाउड। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, एनी इंटरेस्ट, नंबर 2 सैलरी, फिर कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन मेड बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, टू इट्स मेंबर्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि आपकी जो एसोसिएशन पर्सन है वो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ देती है, ठीक है, तो वो अलाउ नहीं होगा एज डिडक्शन, क्योंकि वो मान लिया जाएगा कि वो तो उनके ओनर है, उनको जो आप दे रहे हैं वो आप टैक्स को बचाने के लिए दे रहे हैं। ये था आपका कि डिडक्शन कौन से आपको अलाउड नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में से।